अब देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो जून 22 के अंदर CS प्रोफेशनल एग्जाम्स एडवांस टैक्स लॉस का जो पेपर है, वी विल बी क्विकली डिस्कसिंग दैट पेपर, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इस पेपर को सर आप डिस्कस कीजिए। फंडामेंटली यहाँ पे हम लोग दोनों जो डायरेक्ट टैक्स लॉस से रिलेटेड और जो इनडायरेक्ट टैक्स लॉस से रिलेटेड जो पेपर है इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमको आंसर्स करने हैं, दैट इज फॉर इनकम टैक्स पोर्शन एज पर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 22-23। सो असेसमेंट ईयर 22-23 के हिसाब से वी आर डिस्कसिंग दिस पेपर। अब पार्ट 1 इज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम्स, जिसका हम लोग वी आर स्टार्टिंग नाउ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1A, दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। वो क्या कह रहा है? SK हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, it is a health and diagnostic center situated in Noida, registered under GST, furnishes following figures of their collection from various medical services provided to the patients for the month of January 22। SK हेल्थ केयर सेंटर क्या है? ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड असेसी है यहाँ पे, जो क्या कर रहा है? हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है सप्लाई कर रहा है। इट इज प्रोवाइडिंग व्हाट? हेल्थ केयर सर्विसेज। अब इसमें इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है, ये पूछ रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड GST पेएबल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने की इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है और अपन से ये पूछ रहे हैं कि अपने को क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड GST पेएबल निकालना है। सबसे पहले ट्रीटमेंट फीस फॉर फ्रॉम इन पेशेंट्स, इन पेशेंट यानी जो पेशेंट्स एडमिटेड है। तो आपको पहले से पता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज क्या रहेंगी? एग्जेम्प्ट रहेगी बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री 74 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। CT रेट हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, तो ये भी क्या रहेगी? ये हेल्थ केयर सर्विस के एम्बिट में आ रहा है, एग्जेम्प्ट रहेगा। ये एम्बुलेंस सर्विसेज टू इन पेशेंट, वो भी क्या है? एग्जेम्पशन की एम्बिट में आ रहा है, बिकॉज इन हेल्थ केयर सर्विस इटसेल्फ ये बता रखा है कि अगर आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से यहाँ पे हॉस्पिटल तक और हॉस्पिटल से लेके क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट तक की एम्बुलेंस की सर्विसेज भी हेल्थ केयर की एम्बिट में आएगी, और उसके अलावा जो एम्बुलेंस सर्विसेज है वो अलग से एग्जेम्प्ट कर रखी है। अब है सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड बैंडेज एक्सेट्रा टू इन पेशेंट्स। तो अब आपकी प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? हेल्थ केयर सर्विस है, आपकी प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे हेल्थ केयर है। और ये जो सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड बैंडेज, ये जो इंसिडेंटल सप्लाई है, तो एज पर दैट दिस इंसिडेंटल सप्लाई जो है ये भी क्या रहेगी? एग्जेम्पशन की एम्बिट में रहेगी। दिस विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। देन जो रिसीट्स फ्रॉम इम्प्लांट्स, तो जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं उसके ये भी हेल्थ केयर की एम्बिट में आता है। द सेम ऑल्सो फॉल्स अंडर दी एंसिलरी सप्लाई, जहाँ प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? हेल्थ केयर सर्विसेज है, ये भी एंसिलरी सप्लाई के एम्बिट में आएगा, एंड द सेम विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। उसके बाद देखिए हेल्थ केयर सर्विसेज में स्पेसिफिक एक्सक्लूजन क्या दे रखा है? कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी दे रखा है। परंतु क्या है? अगर कोई कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी इज टू रीस्टोर एनाटॉमी ऑफ अ चाइल्ड विच इज अफेक्टेड ड्यू टू से कंजीनियल डिफेक्ट्स, एबनॉर्मलिटी, एक्सीडेंट्स, तो वो क्या है? वो क्या रहेगी? वो भी हेल्थ केयर के एम्बिट में आएगा, और वो भी क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट रहेगी। जब आप हेल्थ केयर सर्विस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या है? कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी इज नॉट कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ से हेल्थ केयर सर्विसेज, इट इज नॉट कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। परंतु when undertaken to restore say or reconstruct the anatomy, कंजीनियल डिफेक्ट्स हो गए, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज हो गई, इंजरी हो गई या ट्रॉमा हो गया, तो ये एक्सीडेंट हुआ है उसका, और उस कारण से क्या है? ये आपके प्लास्टिक सर्जरी कैरी आउट की गई है, तो दैट विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ इंजरी, और यहाँ पे उसको कैरी आउट किया जा रहा है, तो वो क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड GST पेएबल है, तो इसमें सारी सर्विसेज क्या रहेंगी? एग्जेम्प्ट रहेगी। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई विल बी निल एंड GST पेएबल विल बी निल इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो अब आप आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कजरी प्राइवेट लिमिटेड, कजरी प्राइवेट लिमिटेड a registered supplier is engaged in manufacture of taxable goods। कजरी प्राइवेट लिमिटेड क्या है? रजिस्टर्ड सप्लायर है, एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स। और इसमें यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है, द कंपनी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन
pertaining to purchases made or services availed by it during the month of August 21. अगस्त 21 की इंफॉर्मेशन दे रखी है. अपने को क्या निकालना है इसमें, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल निकालना है विद कजरी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 21. अपने को क्या निकालना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल निकालना है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 21 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द CGST एक्ट 2017. ठीक है, by giving necessary explanation for the treatment of various items subject to the information given above, all the conditions, other conditions of availing ITC have been से fulfilled. तो सबसे पहले देखिए रॉ स्पाइसेस परचेज फॉर पर्सनल यूज ऑफ द डायरेक्टर्स. तो अगर कोई इनपुट्स अपन करते हैं, इनपुट परचेज करते हैं विच आर फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा. इसका ITC क्या रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा अंडर सेक्शन 17(5). इसका आपको ITC एडमिसिबल नहीं होगा. फिर देखिए इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो कैपिटल गुड्स का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल हो जाएगा. तो ये 2,25,000 रुपये का आपको क्या है, यू विल बी एंटाइटल टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स के एम्बिट में आ रहा है. इसका ITC क्या है, आपको एडमिसिबल होगा. फिर क्लब मेंबरशिप फीस फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री, जब तक कि दिस इज नॉट अंडर अ स्टेटरी ऑब्लिगेशन. ठीक है, जो क्लब मेंबरशिप फीस रहेगी द क्रेडिट इज से ब्लॉक्ड. यहाँ क्रेडिट क्या रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा. तो क्लब मेंबरशिप फीस का क्रेडिट भी क्या है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17(5)(b) ITC इसका भी क्या रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा. इसका भी आपको ITC एडमिसिबल नहीं होगा. यू वोंट बी एंटाइटल्ड टू अवेल ITC ऑन द सेम. फिर है मोटर व्हीकल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीटिंग कैपेसिटी 12 पर्सन्स है. तो अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी डज नॉट एक्सीड 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर, if the seating capacity does not exceed 13 persons including driver, credit is blocked under section 17(5)(a) except when used for the specified purposes. तो यहाँ पे क्या रहेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक रहेगा. इसका भी आपको क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होगा, इसका भी आपको क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होगा, और ऊपर वाले का भी आपको क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होगा. और फिर नेक्स्ट देखिए पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स. तो ये स्टाफ क्वार्टर्स बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल कर रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्रेडिट विल नॉट बी एडमिसिबल. तो एक तरह से ये सारे क्रेडिट क्या है, ब्लॉक्ड है. तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि आपको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल होगा. तो आंसर आ जाएगा टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल, ये हो गया आपका 2,25,000 रुपये. ठीक है, 2,25,000 रुपये का ITC इस केस के अंदर आपको एडमिसिबल होगा. नेक्स्ट देखिए महावीर इंटरनेशनल एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ वेंडर होस्टेड इन जर्मनी. यानी वेंडर कहाँ पे है, जर्मनी के अंदर है. वेंडर कहाँ पे है, जर्मनी के अंदर है. Due to financial issues, Mahavir International was not in a situation to clear the goods upon payment of import duty. तो यहाँ पे महावीर इंटरनेशनल क्लियर नहीं करा रहे हैं माल को, और महावीर इंटरनेशनल सोल्ड द सेम टू साईराम एक्सपोर्ट हाउस बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स वाइल द गुड्स वर इन हाई सी. तो अपन ने शेड्यूल 3 के अंदर पढ़ा था, अपन ने शेड्यूल 3 के अंदर पढ़ा था. क्या चीज़ पढ़ी थी कि अगर आप हाई सी में माल बेच देते हो विदाउट क्लियरिंग फ्रॉम द कस्टम्स, तो वो सप्लाई की एम्बिट में नहीं आता है, क्योंकि शेड्यूल 3 के अंदर वो दे रखा है. तो एग्रीमेंट फर्दर प्रोवाइडेड दैट महावीर इंटरनेशनल शेयर परचेज द गुड्स इन फ्यूचर फ्रॉम साईराम एक्सपोर्ट हाउस. और ये था कि बाद में जब उसके पास पैसा आ जाएगा तो ये माल खरीद लेगा. डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व अंडर GST लॉ. तो पहली बात तो क्या है, जब ये जो हाई सी सेल ट्रांजेक्शन है, जो महावीर एंटरप्राइजेज महावीर जो इंटरनेशनल है, ये किसको माल बेच रहा है, साईराम एक्सपोर्ट हाउस को माल बेच रहा है बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स. वो क्या है, इट विल बी नो सप्लाई बिकॉज द सेट ट्रांजैक्शन इज कवर्ड इन शेड्यूल 3. तो यहाँ पे देखिए क्या है, एज पर शेड्यूल 3 हाई सी सेल ट्रांजेक्शन, हाई सी सेल ट्रांजेक्शन जहाँ सप्लाई ऑफ गुड्स इज बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन. ठीक है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, इट इज रिगार्डेड नाइदर एज सप्लाई, इट वोंट बी रिगार्डेड सप्लाई. तो इस पे तो कोई GST लगेगा नहीं. अब क्या है, जब ये क्या नाम से
साईराम एक्सपोर्ट हाउस गुड्स को क्लियर कराएगा, साईराम एक्सपोर्ट हाउस गुड्स को क्लियर कराएगा, तब उसको जी इंटीग्रेटेड टैक्स देना होगा इन फॉर्म ऑफ ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स एज पर सेक्शन 37। अब जब दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया, साईराम एक्सपोर्ट हाउस सब्सिक्वेंटली ये माल को बेचता है, साईराम एक्सपोर्ट हाउस सब्सिक्वेंटली ये माल को अगर महावीर इंटरनेशनल को बेचता है, तब क्या हो जाएगा, द सेम विल बी नॉर्मल डोमेस्टिक सेल ट्रांजैक्शन। जब ये महावीर इंटरनेशनल को आगे बेचेगा तब ये नॉर्मल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कहलाया जाएगा आफ्टर क्लियरेंस, और उस पे क्या लग जाएगा, जीएसटी विल बी पेएबल, जीएसटी उस समय क्या हो जाएगा, पेएबल हो जाएगा। तो फर्दर व्हेन द फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ट्रांजैक्शन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जब ये एक्सपोर्ट हाउस गुड्स को क्लियर कराएगा कस्टम से, तब उसको क्या है, आईजीएसटी देना होगा एट अ टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टम्स। अब जब महावीर इंटरनेशनल को ये आगे माल बेचा जाएगा तो ये नॉर्मल सप्लाई का ट्रांजैक्शन होगा जिसपे नॉर्मल जीएसटी विल बी व्हाट, पेएबल। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन दे रखा है, मेंशन द प्रोविजंस ऑफ पेनल्टी अंडर जीएसटी लॉ रिलेटिंग टू द फॉलोइंग ऑफेंसेस। तो ये बोल रहे हैं कि पेनल्टी के प्रोविजंस आप बताइए। एक है, राम ने कलेक्ट किया 25,000 ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स एंड फेलियर टू पे टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट बियॉन्ड से अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट। तो अगर आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो और फिर क्या है, आप सरकार की ट्रेजरी में जमा नहीं करा रहे हो उसको विद इन अ पीरियड ऑफ से 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट, तो उसके अंदर सेक्शन 122 के अंदर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कितनी होगी, द अमाउंट ऑफ जीएसटी नॉट सो पेड और रुपीज 10,000 विच इज ग्रेटर। तो यहाँ 25,000 रुपए की क्या है, पेनल्टी उस केस के अंदर लग जाएगी, 25,000 रुपए की पेनल्टी इसके अंदर लग जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, श्याम कलेक्ट 7,500 ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर। 7500 रुपए जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया एंड फेस टू पे टू द क्रेडिट बियॉन्ड 3 months। तो अब यहाँ इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, अभी ऊपर वाले ट्रांजैक्शन के हिसाब से ही या तो जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया और जमा नहीं कराया, या 10,000 रुपये, जो भी दोनों में से हायर है, तो यहाँ 10,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जैव फेस टू डिडक्ट टैक्स in accordance with the provisions of section 51 of the CGST Act of rupees 15,000, such deduction of an amount which is less than the amount which is required to be deducted from his client। तो फंडामेंटली क्या है, देखिए अब जैसे तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़, इन लोगों को टीडीएस करना होता है कायदे से, पर यहाँ इन्होंने क्वेश्चन बना दिया जिसमें गवर्नमेंट की जगह क्या है, जय की बात कर दी। तो जय मान लेते हैं अपन कि उसको जय इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 51। अदरवाइज 51 के प्रोविजंस क्या होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, तो जब गवर्नमेंट पेमेंट करती है तो उनको टीडीएस करना होता है। तो अगर टीडीएस, ये भी 122 के अंदर कवर्ड है, अगर आपने टीडीएस काटा, नहीं काटा या कम काटा, तो काट के जमा नहीं कराया, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी equal to the amount which is not so deducted or short deducted or rupees 10,000 से whichever is say greater। तो यहाँ पे where any basically taxable person fails to deduct tax in accordance with the provisions of 51 or deducts an amount which is less than the amount required to be deducted, या he fails to pay to the government क्या lesser amount, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, he will be liable to a penalty of the amount of tax not so deducted or short deducted or deducted but not paid or we say 10,000 which is say greater। तो यहाँ पे कितनी पेनल्टी लग जाएगी, इन दिस केस पेनल्टी विल बी लेविड इन दिस केस ऑफ रुपीज 15,000, 15,000 रुपये की यहाँ पेनल्टी लग जाएगी। फिर देखिए, विजय फेल्स टू कलेक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स दे आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर 52 ऑफ CGST एक्ट ऑफ 2,000 रुपीज and such deduction of an amount which is less than the amount which is required to be collected from his client। तो उन्होंने कम अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है कलेक्ट किया है, तो जितना भी शॉर्ट कलेक्शन किया है और रुपीज 10,000 विच इज लेस पेनल्टी लगाई, विच एवर इज मोर से पेनल्टी लगाई जाएगी। तो यहाँ 10,000 रुपये की इस केस के अंदर क्या है, पेनल्टी विल बी लेवी, 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी क्या है लगाई जाएगी। एंड आर के क्लेम्ड एंड ऑब्टेन्ड 1,50,000 फ्रॉडुलेंटली बाय वे ऑफ रिफंड। तो ये सारे 122 के प्रोविजंस थे। तो वेयर अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्स रिफंड,
तो अंडर दी एक्ट तो उसके ऊपर पेनल्टी है, कितनी है, जो अमाउंट ऑफ द रिफंड सो फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्ड और 10,000 रुपीज विच इज हायर, तो यहाँ पे 1,50,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो दिस वॉज बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड, दीज वर द क्वेश्चन नंबर 1 विच वॉज द कंपल्सरी क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन कंपल्सरी था, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अब ये बोल रहे हैं डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई बाय गिविंग रीजंस इन ब्रीफ in each of the following cases in accordance with the provisions of the CGST Act 2017। अपने को क्या निकालनी है, यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई क्या है निकालनी है। तो देखिए, पहला है सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस, इट रिसीव्स एन एडवांस ऑफ 2,35,000 फ्रॉम द क्लाइंट ऑन 14th of May 21 for the services to be received be rendered in June 21। तो अब यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, इन केस व्हेन एडवांस इज इश्यूड। वैसे तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ से 30 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सप्लाई और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच वाज अर्लियर, इन केस द इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम लिमिट। सो हियर इट इज इनवॉइस इज टू बी इशूड आफ्टर सर्विसेज आर टू बी रेंडर्ड। तो यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ 2,35,000 रुपीज, इट विल बी वॉट, द डेट ऑफ receipt of advance, that is 14th of May 21 क्या है, इस केस के अंदर क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी 14th of May 21। इन केस एडवांस इज रिसीव्ड ऑन 14th of May 21 फॉर द सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन जून, सिंस एडवांस इज रिसीव्ड प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एडवांस। उसके बाद देखिए, दीप प्रोवाइडेड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू PBS एंड कंपनी ऑन 14th of August 21, डेट ऑफ सप्लाई है 14 अगस्त 21 की, बिल्ड इट फॉर 1,60,000 ऑन 19th of September 21, 14 अगस्त। विद इन 30 days आपको क्या है, बिलिंग करनी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, टाइम इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, व्हाट विल द टाइम ऑफ सप्लाई, इट विल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सप्लाई इज से 14th of August, 14th of August, date of receipt of payment is 23rd of September, so time of supply here will be what, 14th of August 21, here the time of supply will be 14th of August 21. Then next is, A provided professional services to B limited on 16th of July 21, date of raising the invoice is 11th of August 21, he has received part payment on 1st of August 21 and remaining part on say 26th of August 21. Since invoice has been issued within time limit, time of supply will be what? The date of invoice or date of payment, whichever is earlier, So to the extent of the part which has been received on 50% portion which has been received on 1st of August 21, the time of supply will be what? 1st of August 21, and for the remaining part, it will be what? The date of issuance of invoice. Date of issuance of invoices in this case is 11th of August 21. So the time of supply will be what? 11th of August 21. So fundamentally, what is the time of supply? Time of supply is what? In this particular case, it will be what? For the first part, it is 1st of August, and for the remaining part, since the invoice has been issued on 11th of August 21, for the remaining part, it will be what? The date of invoice, that is 11th of August 21. Next is, say Ankit Kumar purchased goods which are covered under reverse charge mechanism. The goods are received on 19th of June. Date of invoice is 14th of May 21, and date of payment is what? 22nd of June 21. So it is what? The date when the goods have been received, date of receipt of goods, date of payment, when the payment has been entered in the books of accounts of the recipient or debited from his bank account, or 31st day from date of invoice in case the goods are chargeable under reverse charge. 31st day from date of invoice. The goods have been chargeable to tax under reverse charge as per the provisions of section 12(3). We will determine the time of supply. It is what? The date of receipt of goods. Here the date of receipt of goods is 19th of June. The date of invoice is 14th May. So here it will be say 31st day from the date of invoice. So in May there are 31 days. So 31 minus 14, that is 17 days for May, and 13 June.
13 for June, so it is say 14th of June. It is 14th of June 21 or the date of payment. So here the time of supply will be what? 31st day from the date of invoice, that is 14th of June 21. 14th of June 21 will become time of supply in this case, 14th of June 21. Because goods have been received on 19th of June, invoice date and payment date is there. So here, now next question is, TPS is an Indian company. It has received taxable supply of services from its associated enterprise. Now it's a import of service, and Alpha Limited based company on USA. On 1st of January, they have received the services. Alpha Limited has raised an invoice of $80,000 on 10th of February 22. TPS debited the same in 25th of February 22 and made the payment on 25th of March 22. So here the same is chargeable to tax under reverse charge mechanism, and when import is made from the associated enterprise, the time of supply is what? The date of debit of the expenditure in books of accounts of the recipient, that is the Indian company, or the date of payment, which I will say earlier. So here the time of supply in this case will be 25th of February 22. Time of supply in this case will be what? 25th of February 22. It will be 25th of February 22. This will be the time of supply in this particular case. Okay. So this is what the time of supply in this particular case. This is 25th of February 22. Next question is, Lalit is registered in Assam and is engaged in making interstate supplies of hosiery items, hosiery garments, and the aggregate turnover of Lalit Industries in the preceding financial year is 72 lakhs. Now yet it has opted for composition scheme. So if you must be remember that if composition supplier cannot effect interstate supply, he cannot make interstate supply of goods. So how they have effected the interstate supply? This is violation of the provisions of the composition levy. Though they can make interstate purchases, but they cannot say effect interstate supply, and the proper officer has levied penalty for wrongly availing the scheme on Lalit Industries. So what is the validity of the action of the proper officer? Say proper officer's action is valid in law. In case if a composition supplier effects an interstate supply, in this particular circumstance, he will be liable for penalty. And the provisions of section 73 and 74 of the CGST Act relating to issuance of show cause notice and determination of tax and penalty will apply. So the action of the proper officer is correct in this particular case. This is 5 marks question. Next is, XYZ Private Limited Nagpur is providing housekeeping service. As you are aware of the fact that housekeeping service is notified under section 9(5). The company supplies services exclusively through e-commerce website owned and managed by Elixir Technology Private Limited. So Elixir Technology Private Limited is a e-commerce operator. And the turnover of XYZ Private Limited in the current financial year is 19 lakhs. So it is below the threshold limit of registration. The threshold limit of registration is 20 lakh rupees. In this case, who will be required to advise suitably to the company XYZ Private Limited as to whether it is required to obtain GST registration as per the provisions of the CGST Act. Now this housekeeping service is notified under section 9(5). As the turnover of the XYZ Private Limited, it do not exceed the threshold limit of registration. Therefore, 9(5), it is the e-commerce operator is required to pay the tax. So here the e-commerce operator will be required to get itself registered because the turnover of XYZ Private Limited does not exceed the threshold limit of registration. Therefore, XYZ Private Limited is not required to obtain registration. So basically, section 24, it enlists the category of persons who are, say, mandatorily required to obtain registration. There, in case if a person supplies goods or services
other than what the services which have been notified under section 9(5). If they supply goods or services through e-commerce operator, where the e-commerce operator is basically required to collect the tax at source, then the supplier is required to get themselves registered except services notified under 9(5), where e-commerce operator is the person liable to pay the tax. So in this particular circumstance, e-commerce operator is liable to pay the tax. Therefore, XYZ Private Limited is not required to get itself registered. XYZ Private Limited is not required to get itself registered. Now, next question is advice. Further, they say that will your answer be different if XYZ Private Limited sells ready-made garments exclusively through e-commerce website owned and managed by what? Elixir Technology. So here XYZ Private Limited is what? In this case, is a supplier of goods. Is supplier of goods. It is what? Supplier of goods. XYZ Private Limited is supplier of goods, and basically it is supplying the goods through e-commerce operator. E-commerce operator is required to collect tax at source under section 52. Is required to collect what? Tax at source under 52. Hence, in this case, as per section provisions of section 24, as per provisions of section 24, since it is a supplier of goods, therefore they will be required to obtain registration. In case of service suppliers, they have been given the benefit of threshold limit of 20 lakhs or 10 lakhs in case of Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura. If they are supplier of services, they would have got the benefit. For 9(5) services, that is housekeeping, say accommodation in a hotel, or say transportation services, or now in 9(5) one more services, that is food aggregators, have been covered now. Basically, in that case, the e-commerce operator will be required to get himself registered. Then, next question is, Aryan and Sons is a registered dealer of taxable supplies in Delhi. On 10th of September 21, the aggregate turnover of Aryan and Sons has exceeded 20 lakh rupees. And the firm has applied for registration on 27th of September and was granted registration certificate on 1st of October. So here, the Aryan and Sons has effected the taxable supplies in Delhi. Under the CGST rules, you are required to advise as to what is the effective date of registration. Basically, here the threshold limit in Delhi must be 40 lakh rupees, but maybe he may be what? Service supplier. Maybe service supplier. The issue is what? They are asking from the effective date of registration. So as per the provisions of the law, in case if you make application for registration, if application for registration is made within a period of 30 days from the date when such person is liable for registration, the effective date will be what? The date when the person is liable for registration. So he will be here, since he has made the application within a period of 30 days, what is the effective date of registration? Effective date of registration is 10th of September 21, as they have applied for registration within a period of say 30 days. क्योंकि इन्होंने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के फ्रॉम द डेट व्हेन द टर्नओवर एक्सीडेड द थ्रेशोल्ड लिमिट, इसलिए क्या है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी? 10 सितंबर हो जाएगी. और 10 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में जो भी इन्होंने माल बेचा होगा, क्योंकि अभी इनके पास GSTIN कब आया होगा? इनके पास GSTIN कब आया होगा? जब इनको RC मिला होगा. 1 अक्टूबर को RC मिला, तो 10 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में जो भी इन्होंने इनवॉइसेस जारी करी थी, जिससे कि रेसिपिएंट अब ITC ले पाए, कि इसका GSTIN अब या इनका मेंशन हो जाए, इसके लिए इनको क्या है? रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस का कंसेप्ट लेके आए हुए हैं. इनको क्या है? रिवाइज टैक्स इनवॉइस जारी करनी पड़ेगी. कितने टाइम के अंदर रिवाइज टैक्स इनवॉइस जारी करनी पड़ जाएगी? जब भी इनको RC मिला उसके 1 महीने के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ मतलब 1 नवंबर तक इनको क्या है? रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या है? जारी करनी पड़ेगी. दूसरा क्वेश्चन था रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब तक जारी करनी पड़ेगी, तो ये देख लीजिएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2A, ऑल्टरनेटिव 2A. Secure Meter Limited is a registered, Secure Meter Limited is registered in Gurgaon, Haryana, is engaged in manufacture of heavy steel machinery. It enters into an agreement with Rajveer Associates, registered in Delhi, for imparting motivational training to top level management of Secure Limited in 10-day residential program, motivational program
एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 21 lakhs। ठीक है, तो यहां पे ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात चल रही है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं आगे देखिए। इसने एक कॉन्फ्रेंस हॉल बुक किया, होटल शौर्य रेजिडेंसीज इन अजमेर, रजिस्टर्ड इन राजस्थान फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, राजवीर ने, फॉर लमसम कंसिडरेशन ऑफ 14 लाख रुपए, फॉर लमसम कंसिडरेशन ऑफ 14 लाख रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाईज इन्वॉल्व। सबसे पहली बात तो क्या है, जो राजवीर एसोसिएट्स सिक्योर मीटर्स को ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज दे रहा है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है। सिक्योर्ड मीटर्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड को होता है तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस हो जाती है। तो यहां पे क्या है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कहां पे है, गुड़गांव में है। तो जो राजवीर ने सिक्योर मीटर्स को दी सर्विसेज, उसके लिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी गुड़गांव। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन सेक्शन 12(5) के हिसाब से वो क्या हो जाएगी, गुड़गांव हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा हो जाएगी, गुड़गांव हरियाणा। उसके बाद अगर कोई दूसरी हो गई, जो होटल शौर्य क्या दे रहा है, एकोमोडेशन दे रहा है एक तरह से कॉन्फ्रेंस हॉल में, और रूम्स दे रहा है। तो यहां प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी है। प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या होगी, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हो तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी। तो यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, यानी अजमेर, सेकंड जो सर्विस है अजमेर राजस्थान हो जाएगी। तो ये अपन ने प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में निकाल ली। फिर नेक्स्ट देखिए, निजाम ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 230 लाख है और मंथली बेसिस पे ये रिटर्न फाइल कर रहा है। इन अप्रैल मंथ इन करेंट फाइनेंशियल ईयर it sought advice from tax consultant Vaibhav Consultants whether it can furnish GSTR on quarterly basis from now onwards। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर किससे एक्सीड नहीं कर रहा, डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, तो आपके पास ऑप्शन है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम का। तो ये आप इसमें क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम का कर लेना डिस्कशन। ठीक है, वो क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। ये अपनी बुक में आ रखा है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, टेबुलर बना के दे रखा है अपन ने। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मीनिंग बता दिया, सेक्शन 2 क्लॉज 47 में एग्जेम्प्ट सप्लाई है, सेक्शन 16 के अंदर आपके जीरो रेटेड सप्लाई है। एग्जेम्प्ट सप्लाई में आईटीसी नहीं मिलता है, जीरो रेटेड सप्लाई में आईटीसी मिल जाता है। ये सब अपने दे रखा है पूरा अच्छी से। जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर टैक्स इनवॉइस जारी करनी पड़ती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई में आपको बिल ऑफ सप्लाई जारी करना पड़ता है। जीरो रेटेड सप्लाई में चूंकि रिफंड लेते हैं इसलिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं हो, रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड हो। और एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्योंकि आपकी अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो आपको यहाँ पे क्या नाम से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पूरा उसका टेबुलर अपन ने बना रखा है। वैल्यूएशन भी जो एग्जेम्प्ट सप्लाई का आईटीसी रिवर्सल के लिए उसमें आरसीएम के तहत जो सर्विसेज हैं सिक्योरिटीज़ वाली, और उसके अलावा लैंड और बिल्डिंग आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो सब एग्जेम्प्ट सप्लाई के एम्बिट में आते हैं। अब देखिए रिफंड किन किन सरकमस्टांसेस में एप्लीकेंट को मिल जाता है,
ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सेक्शन 54(8), इसके प्रोविजंस आप वहाँ मेंशन कर दीजिएगा। थ्योरेटिकल पार्ट अपन यहाँ नहीं डिस्कस करके, बेसिकली अपना ऑब्जेक्टिव है कि प्रैक्टिकल आपको डिस्कस करें जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 3A। पीयूष मैन्युफैक्चरर्स अ रजिस्टर्ड पर्सन इंस्ट्रक्ट द सप्लायर टू सेंड कैपिटल गुड्स डायरेक्टली टू विजय एंटरप्राइजेस विद अ जॉब वर्कर। तो ये सेक्शन 19 के प्रोविजंस हो गए। जॉब वर्क एक तो सेक्शन 19 में और एक सेक्शन 143 के अंदर है। ठीक है, द गुड्स वर डिस्पैच्ड बाय द सप्लायर ऑन 10th अप्रैल एंड वर रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर ऑन 15th अप्रैल। विजय एंटरप्राइजेस कैरिड आउट द जॉब वर्क but did not return capital goods to the principal Piyush manufacturers. Discuss whether Piyush manufacturers are eligible to retain credit availed by them on capital goods. तो देखिए, अगर कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर वापस नहीं आते फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स बाय द जॉब वर्कर, उसके 3 साल के अंदर वापस नहीं आते, एक्सटेंशन मिल सकता है 2 साल का 143 में। तो अब उस केस के अंदर क्या है, पहले तो पीयूष मैन्युफैक्चरर को आईटीसी मिल जाएगा, इनिशियली विल बी एंटाइटल टू अवेल आईटीसी, पर 3 साल के अंदर वापस नहीं आते। एक्सटेंशन अगर 2 साल का मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आते उसमें तो जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, जो आपने अवेल किया है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 18% पर एनम, ये आपके क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर क्या है, जुड़ जाएगा। ये आपके क्या है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर जुड़ जाएगा व्हेन द टाइमलाइन ऑफ 3 years प्लस एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ से 2 years एक्सपायर्स। ठीक है, तो ये व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय पीयूष मैन्युफैक्चरर्स, तो ये इस तरह से काम करना पड़ेगा। द प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन सेक्शन 19। उसके अलावा ये बोल रहे हैं आगे, क्या बोल रहे हैं ये आगे, ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं ये, what would be your answer if it in place of capital goods jigs fixtures are supplied to job work and same are not returned to the principal। तो ये टाइमलाइन ऑफ रिटर्न है, ये आपके एप्लीकेबल नहीं होती किसके रिलेशन में, जिग्स, फिक्सचर्स, मोल्ड डाइस, इनके रिलेशन में ये टाइम लिमिट क्या है, एप्लीकेबल नहीं होती है। तो उस केस के अंदर अगर जिग्स और फिक्सचर्स वापस नहीं आते हैं, जिग्स, फिक्सचर्स, मोल्ड एंड डाइस पे टाइमलाइन अप्लाई नहीं होती है, तो पीयूष मैन्युफैक्चरर्स को कोई रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे आर एलिजिबल टू रिटेन क्या, द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आईटीसी आराम से क्या रिटेन करके रख सकते हैं। फिर देखिए, एक्सप्लेन द रिकॉर्ड्स टेकन बाय द प्रॉपर बाय द ऑफिसर इन केस द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज नॉट फर्निश्ड इन द डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड इन द रिटर्न फाइल्ड। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपनी बुक में ऑलरेडी आ रहा है, ये वो दे कैन से गो फॉर द ऑडिट अंडर सेक्शन 65, स्पेशल ऑडिट अंडर 66। उसके अलावा आपके शो कॉज नोटिस जारी किए जा सकते हैं 73, 74 में, तो ये ऑलरेडी अपनी बुक में कवर्ड है। फिर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनआरटीपी, ये रजिस्ट्रेशन में आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, उनका वैलिडिटी पीरियड 90 डेज़ है, एडवांस डिपॉजिट करनी पड़ती है उनको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी की, एक्सटेंशन हो सकता है 90 डेज़ के पीरियड का, फर्दर 90 डेज़। अरेस्ट के सर्कमस्टांसेस भी अपने को वहाँ दे रखे हैं बुक के अंदर, आप ये देख लीजिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यू कैन सी फ्रॉम द बुक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज कवर्ड इन व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ीज एंड स्कूल्स, तो ये एग्जेम्पशन की एम्बिट में रहेगा, इसके लिए एक डिटेल्ड सर्कुलर दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द आवर बुक। तो ये सारी चीज़ें बुक के अंदर ऑलरेडी आ रही है, एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में आ रहा है, आंगनवाड़ी एजुकेशनल सर्विसेज से रिलेटेड आप देख लीजिएगा, वहाँ एग्जेम्पशन में आपको मिल जाएगा। फिर ये कस्टम का क्वेश्चन आ गया, इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, गुड्स ऑफ सेम क्लास एंड काइंड, जिसमें आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स शामिल हैं, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन और कंप्यूटेड वैल्यू की इन्होंने डेफिनेशनें पूछ ली, तो ये आप देख लीजिएगा, दैट इज कवर्ड, ठीक है, इन द कस्टम वैल्यूएशन रूल्स इन द बुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालूराम लिमिटेड इंपोर्टेड वाइट केरोसिन ऑयल एंड स्टोर्ड इट इन अ वेयर हाउस। बालूराम ने क्या किया, एक इंपोर्ट किया वाइट केरोसिन ऑयल, ठीक है। अब इन्होंने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की होम कंजम्पशन की, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की होम कंजम्पशन की, एंड ड्यूटी वाज पेड एट पर द रेट प्रिवलेंट ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री एंड द ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन वाज पास्ड। ठीक है, इन्होंने एक्स बॉन्ड क्लियरेंस बिल ऑफ एंट्री फाइल करी। ऑन अकाउंट ऑफ हाईली कंबस्टिबल नेचर ऑफ WQO, importer made an application to permit the storage of such kerosene oil in the same warehouse until actual clearance for sale or use. The application was allowed, however the rate of duty increased when the goods were actually removed from the warehouse.
ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने ये क्लियर करवाने की बात करी, फिर बोला कि भाई थोड़े टाइम के लिए हमको ये माल और वेयर हाउस में रखने दीजिए, बाद में रेट ड्यूटी बढ़ गई, अब डिपार्टमेंट वाले डिफरेंशियल ड्यूटी डिमांड कर रहे हैं, तो कंपनी हैज चैलेंज द डिमांड। तो ये ऑलरेडी एक केस लॉ हुआ है आपके बीको लॉरी का, ये अपने कंपाइलर के अंदर कवर्ड है। बीको लॉरी का ये केस लॉ हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि कंपनी को कोई डिफरेंशियल ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने क्या है, दे हैव ऑलरेडी फाइल्ड एक्सबाउंड क्लियरेंस बिल ऑफ एंट्री, और यहाँ पे क्या है, ड्यूटी पे कर दी गई है, और ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन भी ऑलरेडी क्या है, पास हो चुका है। अब जो इन्होंने ये एक्सटेंशन की एप्लीकेशन लगाई, ये एक्सटेंशन की जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई, इस पर्पस के लिए भाई द गुड्स, यहाँ कोई वेयर हाउसिंग के प्रोविजंस नहीं फॉलो किए जाएंगे, द गुड्स विल नॉट बी डीम्ड टू बी व्हाट, वेयर हाउस गुड्स, या वेयर हाउस गुड्स नहीं माने जाएंगे, बिकॉज इन्होंने ये सारी फॉर्मेलिटी जो है ये ऑलरेडी जो वेयर हाउस की है वो पूरी कर चुकी है, कर दी है। 49 ऑफ द कस्टम्स एक्ट प्रोवाइड्स दैट imported goods entered for home consumption if stored in public warehouse or say private warehouse on application of the importer, ये warehouse goods नहीं माने जाते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट वाले डिमांड कर रहे हैं ये जस्टिफाइड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ दिस पार्ट 2 इज क्या, ये इनकम टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का है। ये इनकम टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जामिन विद द रीजंस द अलाउेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय आनंद। आनंद कौन है, एक होलसेल डीलर है कमोडिटीज का, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, वाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। पीजीबीपी से बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इन कंप्लायंस विद द सीएसआर एक्टिविटीज। सीएसआर एक्टिविटीज के कंप्लायंस में उन्होंने क्या है, स्कूल बिल्डिंग क्या है, कंस्ट्रक्ट की है। तो अगर आप एक्सपेंडिचर इनकर करते हो ऑन सीएसआर, एक्सपेंडिचर आप इनकर कर रहे हो ऑन सीएसआर, तो ये स्पेसिफिकली डिसअलाउ किया गया है। द सेम हैज बीन व्हाट, स्पेसिफिकली डिसअलाउड, ये स्पेसिफिकली डिसअलाउ हो गया है। आपके जो एक्सपेंशन दे रखा है, जो एक्सपेंशन दे रखा है टू सेक्शन 37, उसमें इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई जो भी सीएसआर का खर्चा आप करोगे वो अलाउ नहीं होगा, इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37। फिर कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि ये डीलर है कमोडिटीज का और इसने क्या दिया है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो ये कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या हो जाएगा, 36(1) के अंदर आप देख लीजिएगा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ 36(1)(16) जो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, चूंकि ये डीलर है कमोडिटीज का, सेम इज व्हाट अलाउड एज डिडक्शन, सेम इज अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, ये इसका डिडक्शन इसको एडमिसिबल हो जाएगा। फिर है परचेज ऑफ ऑयल सीड्स ऑफ ₹50,000 इन कैश फ्रॉम अ फार्मर ऑन से बैंकिंग डे। तो अगर आप क्या है, किसी रूल 6DD में एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर आप किसी कल्टीवेटर को या ग्रोवर को या प्रोड्यूसर को, जो कि एग्रीकल्चरल या फॉरेस्ट प्रोड्यूस का प्रोड्यूसर है, उसको ये पेमेंट करते हो तो ये डिसअलाउंस अलग अट्रैक्ट नहीं होगा। 10,000 रुपये इससे ज़्यादा अगर आपने कैश पेमेंट कर दिया है इन डे इन एग्रीगेट टू अ पर्सन, वो डिसअलाउंस 48(3) वाला इस केस के अंदर अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके एक्सेप्शन में आ गया रूल 6DD में, ये क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी व्हाट अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, 3 मार्क्स का ये था। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, XYZ मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट्स टू रहीम अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। तो ये कह रहा है TDS की रिक्वायरमेंट 194C में, 194C में TDS की रिक्वायरमेंट है। जब इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट किससे एक्सीड करे, जब इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड करे किससे, जब इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपके एक्सीड कर रहा हो किससे, 30,000 रुपये से। ठीक है, तब TDS होगा। और अगर एग्रीगेट पेमेंट करते हो आप इन अ डे,
सो इन अ ईयर, सॉरी, 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर कईयों ने क्या किया, स्मॉल स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर लिए, और इन एग्रीगेट जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है अगर वो किससे एक्सीड कर गई टू द अकाउंट ऑफ द पेई, अगर वो 1 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है तो भी क्या हो जाएगा, टैक्स डिडक्ट होगा। तो अब यहाँ देखिए पहला है 20,000 का, तो इसमें कोई टैक्स क्या है, डिडक्ट नहीं होगा। दूसरा 25,000 का है, इसमें भी नहीं होगा। 28,000 का नहीं होगा क्योंकि इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डज नॉट एक्सीड रुपीज वॉट 30,000। फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 30,000 का, 1/3/22 को पेमेंट किया गया है। तो अब इन एग्रीगेट देख लो, 20,000 प्लस 25,000 प्लस 28,000 प्लस 30,000, अब ये 1,03,000 हो गए, 1,03,000 हो गए। तो अब जो ये लास्ट पेमेंट है इसमें पूरा आपको टीडीएस करना पड़ जाएगा 30,000 का एट रेट ऑफ 1%, क्योंकि ये इंडिविजुअल है रहीम, तो 30,000 का एट रेट ऑफ 1% क्या हो जाएगा, टैक्स विल बी वॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट 1,03,000 का एट रेट, 1,03,000 सॉरी 30,000 नहीं, 1,03,000 का एट रेट ऑफ 1% टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स। 1,03,000 का एट रेट ऑफ 1% कितना हो गया, 1,03,000 का 1% की रेट से ये हो जाएगा आपके 1030, ये टीडीएस होगा, ये टीडीएस हो जाएगा। पेमेंट कितना देना पड़ेगा, 30,000 में से 1,030 टीडीएस काट के रिमेनिंग अमाउंट जो आ रहा है वो क्या है, पे करना पड़ेगा 28,970। ठीक है, फिर कंसेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन डिटरमाइन द टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। ये पहले भी आया हुआ है, बिकॉज बिना पी के, पी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स एक्ट में, तो बिजनेस कनेक्शन है, और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स के तहत परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा तभी हम क्या है उसके बिजनेस ट्रांजैक्शंस को टैक्स कर सकते हैं। सो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर असेसिंग ऑफिसर कैन कंप्लीट द असेसमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन डिसरिगार्ड टू द ऑफ द ऑर्डर पास बाय ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर बाय एक्सेप्टिंग द कंटेंशन ऑफ द एसएससी। डिस्कस द करेक्टनेस विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये भी देखिए जो स्टेटमेंट है ये इनवैलिड है, इज नॉट वैलिड, क्योंकि जो एओ है इज बेसिकली बाउंड बाय द ऑर्डर्स विच हैव बीन पास बाय द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। 92 सीए नए प्रोविजंस बना रखे हैं कि जब भी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अपना ऑर्डर देगा तो असेसिंग ऑफिसर बेसिकली विल प्रोसीड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी in conformity with the arm's length price which has been determined by the transfer pricing officer। अतः जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है द सेम इज बाइंडिंग ऑन द असेसी। फिर ये टैक्स हेवंस, ये टैक्स हेवंस बेसिकली कौन सी कंट्रीज हो गई, वो हो गई जहाँ पे या तो टैक्स रेट टैक्स ही नहीं है या नेग्लिजिबल टैक्स है, और वो जो दूसरी जो कंट्रीज के जो कॉरपोरेट्स हैं उनको क्या एडवांटेज दे रहे हैं, वो वहाँ पे आप अपना क्या है बेस एस्टेब्लिश करो। तो टैक्स हेवंस बनते क्यों हैं, बेसिकली क्यों बनाए जा रहे हैं कि भाई वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट और अदर अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, उसके लिए टैक्स हेवंस बनाए जा रहे हैं। उनको इनकम टैक्स से मतलब नहीं है। यहाँ जैसे 50% टैक्स कर दिया साहब, कुल मिला के आपके 30% टैक्स, उसके ऊपर 37% सरचार्ज, फिर साहब HEC, तो इफेक्टिव रेट बहुत ज़्यादा हो गई 42। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो अब ज़्यादा से ज़्यादा करोड़पति लोग हैं, दे आर नाउ, रिपोर्ट आई थी कि 8,000 लोग और करोड़पति जो क्यों करोड़ के ब्रैकेट में थे वो इंडिया से बाहर चले गए। बेसिकली जब आपका टैक्सेशन ही इतना ज़्यादा होगा देन पर्सनस विल बी फीलिंग डिससेटिस्फाइड। 100 में से आप 50 रुपये तो मेरे टैक्स के नाम से चले गए, तो फ़ायदा क्या हुआ कमाने का। तो ये चीज़ के लिए उन टैक्स हेवंस में लोग चले जाते हैं और वहाँ क्या है एस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने बेस को। एंड एक्सचेंज कंट्रोल बेसिकली इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे पता चले कि भाई कौन सी मतलब कहाँ टैक्स इवेजन हो रहे हैं। तो अगर अपने कोई व्यक्ति ने टैक्स इवेजन किया हुआ है विदेश में तो उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ से वहाँ इंफॉर्मेशन जा रही है। फॉर दैट पर्पस एक्सचेंज कंट्रोल्स आर से बीन वर्किंग। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6A।
द नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ऑफ लॉस ऑफ स्टेबल लिमिटेड अ रेजिडेंट कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31/3/22 इज 390 लैक्स। 390 लाख का नेट प्रॉफिट है, उसमें डेप्रीसिएशन ऑन असेट्स है, रिजर्व्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन दे रखा है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, प्रपोज डिविडेंड है, नेट प्रॉफिट में 40 लाख का लॉस है फ्रॉम सब्सिडरी एंड प्रोविजन ऑफ टैक्स इंक्लूड 2 लाख इंटरेस्ट पेएबल। उसके अलावा डेप्रीसिएशन ऑन असेट्स एक्सक्लूडिंग से 30 लैक्स इंक्लूड्स रिवैल्यूएशन और अमाउंट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट विच हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो क्या है 50 लाख है, ठीक है। उसके अलावा अमाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम दी से बिजनेस लॉस एंड अनएब्जॉर्ब्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड से बिजनेस लॉस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन दे रखा है 45 लाख। अब ये कह रहे हैं आप बुक प्रॉफिट निकालिए, अपने को क्या निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट्स निकालना है। तो नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट कितना हो गया, $390 लाख हो गया, ठीक है। डेप्रीसिएशन ऑन असेट जोड़ लो 110 लाख और डेप्रीसिएशन एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन कम कर लो, तो डेप्रीसिएशन एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन 30 लाख है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ऑन असेट इंक्लूड्स 30 लैक्स टुवर्ड्स रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, तो ये डेप्रीसिएशन एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन हो गया 80 लाख। ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेप्रीसिएशन 110 तो जुड़ जाएगा, 80 क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रिजर्व्स, जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र किए जाते हैं रिजर्व्स में वो जोड़ दिए जाएंगे। इनकम टैक्स प्रोविजंस, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स भी शामिल होता है प्रोविज़न, तो वो भी ऐड बैक हो जाएगा। ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। प्रपोज डिविडेंड भी ऐड हो जाएगा। अगर कोई लॉस सब्सिडरी कंपनी का प्रोवाइड किया है वो भी ऐड बैक हो जाएगा। नेट प्रॉफिट इंक्लूड लॉस ऑफ सब्सिडरी, ये 2 लाख अपन ने ऑलरेडी 80 लाख में कंसिडर कर लिए है। और अमाउंट विच हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो ये टू द एक्सटेंट ऑफ डिसअलाउंस ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, जितने एक्सटेंट तक का डिसअलाउ हो गया है डेप्रीसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, उतने एक्सटेंट तक का अमाउंट आप विड्रॉ करते हो रिवैल्यूएशन रिजर्व से, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यह 50 की जगह 30 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वैसे 50 लाख विड्रॉ किए रिवैल्यूएशन रिजर्व से, तो टू द एक्सटेंट ऑफ डिसअलाउंस ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन विच एवर इज लेस एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आ जाएंगे आपके क्या, बुक प्रॉफिट्स। तो देख लीजिएगा बुक प्रॉफिट्स इतने आ जाएंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा फॉर द पर्पस ऑफ मैट। तो देखो 390 लाख तो आ गया आपका नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 390, इसमें 110 डेप्रीसिएशन के जोड़ दिए, लेस हो गए डेप्रीसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, फिर 150 जो भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करते हो रिजर्व में वो जुड़ गया, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जुड़ गया, प्रपोज डिविडेंड जुड़ गया, ठीक है। नेट लॉस, ये लॉस वाला 40 ये भी जुड़ जाएगा, 2 ऊपर कंसिडर ऑलरेडी हो चुका है, और 30 ये हो ही गया। अमाउंट -30 हो जाएगा, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन, और एक है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन विच इज लेस, -45। तो 835 लाख रुपए आपके क्या आ जाएंगे, 835 लाख रुपए आपके क्या आ जाएंगे, ये मैट की लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कमेंट ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस, वेदर पीसी लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी एंड आरडी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन यूएस या यूके कॉन्स्टिट्यूट एसोसिएट एंटरप्राइज। तो 92A में अपन ने इंटरनेशनल टैक्सेशन में एसोसिएटेड एंटरप्राइज के कंसेप्ट को पढ़ा था। तो अब यहाँ पे देखो बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ पीसी लिमिटेड इज 100 करोड़, ठीक है, बुक वैल्यू 100 करोड़ है, और आरडी लिमिटेड एज एडवांस और लोन 80 करोड़ टू होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है।
अपनी होल्डी ओन सब्सिडी को 80 करोड़ का एडवांस दिया है, और ए लिमिटेड ने एडवांस 80 करोड़ का लोन किसको दे रखा है, पीसी लिमिटेड को दे रखा है। तो अब ये कह रहे हैं, अब देखो जहां तक कि लोन की बात आती है, लोन के लिए क्या बोल रखा है इन्होंने, टू एंटरप्राइजेस शैल बी डीम टू बी क्या, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। कब वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लिया जाएगा, इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ लोन एडवांस बाय वन एंटरप्राइज टू अदर एंटरप्राइज, थ्रू इंटरमीडियरी नहीं बोल रखा, इफ लोन एडवांस बाय वन एंटरप्राइज टू अदर एंटरप्राइज constitutes not less than 51% of the book value of the total asset of the other enterprise। अब हालांकि ये 100 करोड़ की बुक वैल्यू ऑफ असेट्स है और 80 करोड़ का एडवांस है, पर आरडी ने डायरेक्टली इसको नहीं दिया है, आरडी ने अपनी अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू दिया है। तो एज पर द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के एम्बिट में नहीं आएगी, क्योंकि देखो मैनेजमेंट वगैरह सब में दे रखा है वन और मोर अप्रूव्ड इंटरमीडियरीज, ऐसी बात इसके अंदर नहीं दे रखी है। यहाँ सिर्फ ये बोल रखा है टू एंटरप्राइजेज विल बी डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ लोन एडवांस बाय वन एंटरप्राइज कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट लेस देन व्हाट, से 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द अदर असेट्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। अब यहाँ आरडी ने किसको दे दिया, आरडी ने पहले ए को दिया, ए अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के माध्यम से लोन एडवांस किया जा रहा है, ऐसी चीज वहां नहीं दे रखी है। ठीक है, तो ये आर्ग्यू किया जा सकता है। पीसी लिमिटेड एंगेज विद ट्रेडिंग ऑफ फर्नीचर में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट परचेजेस 50 lakhs फ्रॉम आरडी लिमिटेड, टोटल परचेजेस ऑफ पीसी लिमिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या है, 55 लाख है। अब यहाँ पे क्या है, टू एंटरप्राइजेस शैल बी डीम टू बी क्या, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। कब मानी जाती है, if at any time during the previous year if goods or articles manufactured or processed by one enterprise, if goods or articles manufactured or processed by one enterprise are sold to other enterprise, and the prices and conditions relating thereto are say influenced by the other enterprise। अब यहाँ पे ये क्या है, ये ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, यहाँ ट्रेड हो रही है, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, यहाँ ट्रेड हो रही है, इसलिए यहाँ भी इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज एसोसिएटेड, क्योंकि ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज यहाँ कवर नहीं की है। इफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस बाय वन एंटरप्राइज आर सोल्ड टू अदर एंटरप्राइज। उसके बाद देखिए पीसी लिमिटेड हैज टू यूनिट्स, यूनिट ए एंड यूनिट बी। यूनिट ए मैन्युफैक्चर्स इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस exclusively owned by RD Limited, and Unit B is engaged in buying and selling toys independently। जहाँ तक यूनिट ए और बी की बात कर रहे हैं ये, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यूनिट ए जो है सिंस इट इज मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय आरडी लिमिटेड, तो यूनिट ए जो है इसकी और जो आरडी लिमिटेड है ये तो आपस में क्या हो गए, एसोसिएटेड हो गए। जहाँ यूनिट बी की बात है, इसकी यूनिट बी क्या कर रही है, इज एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग टॉयज इंडिपेंडेंटली, तो इसका यूनिट बी विल नॉट बी रिगार्डेड एज व्हाट, एसोसिएटेड विद आरडी लिमिटेड। अब देखिए द टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल्स ऑफ पीसी लिमिटेड, द टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल्स ऑफ पीसी लिमिटेड इज 700 crores। ऑफ दिस RD Limited supplies 650 crores at price mutually agreed, तो once upon 6 months and depending upon the market conditions। तो यहाँ क्या है, बेसिकली प्राइस क्या हो रही है, म्यूचुअली एग्री हो रही है। यहाँ पे भले से क्या हो रहा है, 90% और मोर ऑफ द मटेरियल ये लिया जा रहा है, पर किस प्राइस पे लिया जा रहा है, नॉट एट द प्राइस विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर एंटरप्राइज या पर्सन्स के द्वारा। यहाँ पे क्या है, ये म्यूचुअली एग्रीड एंटरप्राइज, म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पे लिया जा रहा है, सिंस परचेजेज आर मेड एट म्यूचुअली एग्रीड प्राइस, एट म्यूचुअली एग्रीड प्राइस, ठीक है ना, एंड डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं माने जाएंगे। फिर देखिए गुलगुलिया लिमिटेड होल्ड्स 40% shares in PC Limited and 30% shares in RD Limited. Neither PC Limited has holding in RD Limited nor ID Limited। तो अगर क्या है, टू एंटरप्राइजेस कब डीम टू बी रिलेटेड मानी जाती है, इफ एनी पर्सन और एंटरप्राइज
होल्ड्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे अब यह वर्ड हुआ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू वन और मोर इंटरमीडियरीज, शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 26% वोटिंग पावर, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द एंटरप्राइज। तो यहां गुलगुलिया के पास 40% किसकी है, आरडी की है, और 30% किसकी है, ठीक है, 40% तो आरडी की है, पीसी की है, सॉरी पीसी की है, और 30% किसकी है, ये है आपके आरडी की। तो ये आपस में आरडी और पीसी इस केस के अंदर आपस में क्या मान लिए जाएंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लिए जाएंगे। फिर टैक्स ट्रीटीज के ऑब्जेक्टिव्स आप सेक्शन 90 के बेसिक प्रोविजंस आप लिख लीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब ऑन जनवरी 2022, 20 जनवरी 2022 को टीपीएस लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी, परचेज इट्स ओन शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर ऑफ अमाउंट ऑफर्ड टू शेयर होल्डर्स इज ₹90, या बायबैक हो रहा है, बायबैक, ठीक है। टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड 30,000 शेयर्स पे 27 लाख है, 27 लाख इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दीज शेयर्स वर इशूड बाय टीपीएस 14-15 में प्रीमियम ऑफ 15, तो पैसा मिला था कितना इसको, 30,000 शेयर के लिए इसको मिल गया था 10 रुपये का शेयर था, 15 रुपये का प्रीमियम था, तो ये मिल गए थे इसको 25 रुपये। तो 30,000 का 25 रुपये मिल गए थे पर शेयर, ये आ गया 7.5 लाख रुपए, ये इसको मिल गए थे, खरीदे इसने कितने में, 27 लाख रुपए में। अब ये कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स एंड टीपीएस फॉर द असेसमेंट ईयर। एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स क्या है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1200 शेयर्स है टीपीएस के, उसने 75 रुपये पर शेयर में खरीदे थे ऑन जनवरी 25-21 एंड अप्लाइड ऑल द शेयर्स फॉर द कंपनी टू बाय बैक, और उसको मिले 1,08,000 रुपये। तो अब जहाँ तक कंपनी की बात है, तो कंपनी को क्या है, अंडर सेक्शन 115 QA, अंडर सेक्शन 115 QA टैक्स देना पड़ जाएगा। किस रेट से, 23.296% की रेट से उसको कंपनी को क्या है, टैक्स देना है। कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स एट रेट ऑफ 23.296% ऑन द इनकम विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर ऑन बायबैक। कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 27 लाख में से 17.5 लाख घट गए, 19,50,000 रुपए की ये माना जाएगा इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई। ये इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट हुई इस पे 23.296% की रेट से कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 QA। तो 19.5 इंटू 23.296%, यानी ये आ जाएगा आपका 4,54,272 आ रहा है ये। बायबैक पे अगर शेयर होल्डर्स को कोई पैसा मिलता है तो 1034A में क्या बोल रखा है, अगर बायबैक किया जा रहा है और शेयर होल्डर्स ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी जिसको ये डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना है, रिसीव एनी अमाउंट, तो ये क्या हो जाएगा, सेम इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। सेम इज व्हाट, एग्जेम्प्ट, सेम इज एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये आप ध्यान देख लीजिएगा। फिर ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आ गए, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स इज रेगुलेटेड बाय सेक्शन 95 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड डू नॉट ओवर रूल अदर सेक्शंस ऑफ द एक्ट। तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है क्योंकि सेक्शन 95 हैज बीन गिवन एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द अदर प्रोविजंस, तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। पूछ रहा है कि ये वैलिडिटी बताओ, तो फंडामेंटली द स्टेटमेंट इज कंटेन्ड इन दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज सेक्शन 95 of the act it's a basic section that provides क्या, declaring an agreement to be entered into by the parties taxpayer as an impermissible avoidance agreement, और उसका overriding effect दिया है over the other provisions of the act because it begins with a non-obstinate clause notwithstanding anything contained in any other provisions of the act. What is the relief available under double taxation? Where a relief is available under double taxation avoidance agreement, there will be नो इम्प्लीकेशन ऑफ से गार। तो देखिए इवन इफ
द असेसीज कवर्ड अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसके लिए एक सर्कुलर जारी हुआ है। द टैक्स पेयर विल बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ गार की प्रोविजंस की वर्चू से, क्योंकि ये बोला हुआ है एज बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 92A। तो CBDT ने क्लैरिफाई कर दिया है दैट एंटी अब्यूज प्रोविजंस, एंटी अब्यूज रूल्स इन टैक्स ट्रीटीज, दे मे नॉट बी सफिशिएंट टू एड्रेस द टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे गार के प्रोविजंस क्या हैं, एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद देखिए इम्परमिजिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट इन सब्सटेंस ऑफ गार मेंशन इन ब्रीफ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये सेक्शन 96 के अंदर फंडामेंटली जो इम्परमिजिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसका मेन पर्पस क्या है, टू ऑब्टेन से टैक्स एडवांटेज, टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस इज टू बी ऑब्टेनिंग टैक्स बेनिफिट्स एंड इट इज बेसिकली इट इज टेंटेड विद द एलिमेंट्स, वेरियस टेंटेड एलिमेंट्स आर टेस्ट आर देयर। तो ये एक बार आप थ्योरेटिकल चीज मेंशन कर देना। की पैरामीटर्स ऑफ बिजनेस कनेक्शन, तो सेक्शन 9 इसके अंदर आपको 911 में जो जो बिजनेस कनेक्शंस के फंडामेंटल्स हैं वो आपको एनआर के केस में मेंशन करना है। तो डायरेक्ट टैक्स में तो पीछे वाला पार्ट ही आया इस बार ज़्यादा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम हैं, देख लीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। जहाँ तक जीएसटी का पोर्शन है 70 मार्क्स का पेपर है ये, देखिए जीएसटी वाला, उसको अगर आप ठीक से कर लेते हैं और डायरेक्ट टैक्सेस में जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, मैट है, ये आपके टीडीएस है, असेसमेंट जो आपने ये देखा नॉन रेजिडेंट्स का है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग है और डबल टैक्सेशन रिलीफ्स है, ये प्रैक्टिकल आप कर लेते हैं इनके, तो आप इजीली यू कैन स्कोर एग्जाम्शन मार्क्स। घबराने वाली कोई बात इसमें नहीं है। तो ये थोड़े बहुत तो प्लस माइनस चलते हैं पेपर वाइज, इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट है तो थ्योरेटिकल तो जितकी आप वैसे भी लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं अच्छे से कर ही सकता है। तो फंडामेंटली जीएसटी वाले पोर्शन को आप अच्छे से कीजिए। तो दिस वाज ऑल अवर डिस्कशन रिलेटिंग टू द पेपर of June 22 examination of advanced tax laws.